नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 24 जून 2025। इजराइल और ईरान के बीच अब युद्ध विराम की बात शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों देश शांति चाहते हैं और अब युद्ध विराम शुरू हो गया है, इसलिए किसी को भी इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिलहाल युद्ध विराम से पहले इजराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उम्मीद की जाती है कि लड़ाई थम जाएगी और दुनिया को इससे बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल हम यहाँ बात करना चाहते हैं, हमारे सभी दर्शक पिछले 12-13 दिन से जो लड़ाई चल रही है उसकी खबरें देख रहे होंगे। ईरान ने कितने मिसाइल इजराइल पर दागे, इजराइल ने कितने ड्रोन हमले किए, कितने हवाई हमले किए, तमाम बातें आपकी जानकारी में होंगी। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि ये किस तरह की लड़ाई है, लड़ाई का स्वरूप कितना बदल गया है। आप यदि दुनिया के नक्शे में इजराइल को ढूंढने लगेंगे तो आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी कि इजराइल है कहाँ पे। नक्शे में अगर आप देखेंगे तो एशिया में इजराइल है और एशिया में बड़े बड़े देश हैं। रूस का आधा हिस्सा एशिया में पड़ता है। कजाकिस्तान भी ज़मीन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा देश है। चीन है, भारत है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान, सऊदी अरब, इराक, तुर्की, ये सब तो ज़मीन के हिसाब से काफ़ी बड़े देश हैं, दिख जाते हैं इनका नाम। लेकिन इजराइल आपको ढूंढने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ईरान के मुकाबले बहुत छोटा सा देश है जिसकी लंबाई मतलब एक बिल्कुल एक भूमध्य सागर कहा जाता है, मेडिटेरेनियन सी, उसके पूर्वी हिस्से पर ये है, बिल्कुल समुद्र तट से लगा हुआ है। और इसको अगर हम देखें तो जैसे लड़ाकू विमान आकाश में उड़ता ना, ऐसे दिखता है, एकदम चोंच आगे और बीच में थोड़ा उठा हुआ सा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई 425 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की सबसे चौड़ी जगह जहाँ पर है वो 114 किलोमीटर और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया के देशों की सूची में 153वें स्थान पर है। दुनिया के 153वें स्थान पर है। आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इजराइल के पश्चिम में, पश्चिम मतलब उधर की तरफ पश्चिम में भूमध्य सागर है, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस भूमध्य के सागर के साथ इसकी 273 किलोमीटर इसका समुद्र तट है और गाजा पट्टी भी है, जो मतलब गाजा पट्टी किनारे पे मिस्र की तरफ जो कोना है वहाँ पे गाजा पट्टी है। उत्तर में लेबनान, सीरिया, पूरब मतलब जिधर इराक और ईरान है, उधर जॉर्डन, इराक, पूरब दक्षिण में नीचे सऊदी अरब, पश्चिम दक्षिण में मिस्र है। इजराइल का दक्षिणी छोर कोना, बिल्कुल जो चोंच मैंने बताई है नीचे की तरफ, वो लाल सागर तक पहुंची हुई है। पिछले 12-13 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है। ईरान जनसंख्या और आकार दोनों में इजराइल से बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा देश है, या यूँ कह सकते हैं कई गुना। मतलब जैसा मैंने कहा, ईरान की आबादी 9.25 करोड़, इजराइल की 1 करोड़ से कम है। ईरान की आबादी 9.25 करोड़, मतलब 10 करोड़ भी हो सकती है आने वाले समय में। और इसका आकार 16,48,195 वर्ग किलोमीटर का है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसका नाम है। पश्चिम एशिया, भारत के लिहाज से पश्चिम एशिया तो इसका बड़ा देश है, क्योंकि भारत से पश्चिम में पड़ता पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान के बाद इराक के बाद सीरिया और तब कहीं जाकर इजराइल कोने पर जो है। तो ईरान की सीमाएं इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। अफ़गानिस्तान थोड़ा ऊपर है और पाकिस्तान दक्षिण में, जो नीचे दक्षिण पूर्व की सीमा है ईरान की, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगती है। इसके दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण की अगर बात करें तो फारस की खाड़ी जिसको कहते हैं वो है, जहाँ से तमाम जो ये देश हैं, सऊदी अरब, अबू धाबी, कतर, यूएई, ओमान, जहाँ से अपना निर्यात करते हैं कच्चे तेल का। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इजराइल और ईरान, इनकी सीमाएं आपस में कहीं पे सटी हुई नहीं है। जैसे भारत पाकिस्तान की अगर जो पीछे लड़ाई हुई थी तो भारत के बगल में बिल्कुल पाकिस्तान है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में तो सीरिया है, इराक है। दोनों की अगर सीधे की हम बात करें तो
सीरिया और इजराइल के बाद तब ईरान आता है और फिर भी दोनों 12-13 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जो कि उसके पल्ली जो पश्चिम दिशा में जो समुद्र भूमध्य सागर है उसके किनारे पे बसी हुई तेल अवीव, और ईरान की राजधानी तेहरान, वो मतलब उसके पूरब दिशा की तरफ, थोड़ा मध्य से पूरब की तरफ है। तो तेल अवीव से और तेहरान की दूरी 1890 किलोमीटर है ज़मीन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1890 किलोमीटर दूर दो देश हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए आज मतलब इससे ये पता चलता है कि लड़ाई कितनी बदल गई है। पहले तो ज़मीनी लड़ाई होती थी, हवाई जहाज़ भी आते थे, बम हम डालते थे, लेकिन ज़्यादा लड़ाई माना जाता था फौजी आपस में आमने सामने लड़ते हैं। अब हो गई है ड्रोन की, मिसाइल की, हवाई हमले की, यही लड़ाई हो गई है। क्योंकि ज़मीन से कहाँ लड़ेंगे, सीरिया इराक बीच में है, उनके अंदर आपको घुसना पड़ेगा तब एक दूसरे देश के में जाएंगे। तो हम ये नहीं बताना चाहते कि ये लड़ाई कौन सही लड़ रहा है कौन गलत लड़ रहा है, ये मुद्दा अलग है, लेकिन हम लड़ाई का स्वरूप देखिए कि दो देश बीच में पड़ते हैं और उनके बाद जो देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये उन्नत प्रौद्योगिकी का जो स्वरूप है ये हमें देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर दूर स्थित देश भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटा सा देश इजराइल अपने से कई गुना बड़े देश के साथ 13 दिन से लड़ रहा है। उसको ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, जो रिपोर्टें मिल रही हैं, जो खबरें हम देख रहे हैं, और लड़ाई में डटा हुआ है। हालांकि ईरान भी डटकर मुकाबला कर रहा है, उसने भी इजराइल के ऊपर कई मिसाइलों से हमला किया है और काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो रिपोर्टें मिल रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक इजराइल ने सीधा सटीक निशाना लगाते हुए ईरानी सेना के कई कमांडर मार दिए, उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मार गिराए। हालांकि इजराइल को अमेरिका, यूरोप के कई देशों का समर्थन है, काफ़ी उनकी मदद ये देश काफ़ी मदद करते हैं। अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी इजराइल का अपना अपनी जो मेहनत है, अपने जो उसके काम, उसकी बदौलत वो जो है एक मजबूत देश माना जाता है। और जब से वो अस्तित्व में आया है 1947-48, जब से भी अस्तित्व में आया है, तो उसके चारों तरफ जो भी देश हैं उनके साथ कभी आतंकी गतिविधियों के कारण, कभी दूसरी हमले के कारण वो जो है लड़ता रहा है और मुकाबला करता रहा है। ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा लड़ाई की वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। वो खतरा मानता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो गया तो उसके लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका भी इस मुद्दे पर इजराइल के साथ है। हालांकि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, उसके अपने पास तो हैं। इसके अलावा इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास जैसे जो आतंकी समूह हैं, दूसरे गुट हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, हिजबुल्ला है, हुती है, जो कि आतंकी हमले करते रहते हैं, तो उनकी मदद करता है। और उसके पास अगर परमाणु हथियार आ जाएंगे तो उसके लिए बड़ा खतरा है। और अमेरिका भी इस बात को मानता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इसलिए अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे, 3 जगह पे सीधा अमेरिका के विमान आए और उन्होंने हमले कर दिए। क्योंकि इजराइल ये हमले करने में असमर्थ था या जो भी था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बीच में सीरिया है, इराक है, लेकिन अमेरिका के तो साउथ जो अरब कंट्री है वहीं कई ठिकाने हैं, वहाँ जगह जगह उसके अपने सैनिक अड्डे हैं। शीत युद्ध यानी जब अमेरिका और रूस, रसिया जो था, यूएसएसआर, 2 पोल बने हुए थे, उसको कहते हैं शीत युद्ध। कौन किसके साथ है? तो शीत युद्ध के समय से अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के करीबी हैं। अमेरिका में प्रभावशाली राजनीतिक गुट भी है जो इजराइल की पैरवी करता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं। अमेरिका की ओर से बड़ी सहायता जो इजराइल को दी जाती है। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि पश्चिम एशिया के इन 2 देशों के बीच लड़ाई का भारत और दुनिया के अन्य देशों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये आपने समय समय पर इसके बारे में हम बात करते हैं कि इराक, ईरान के अलावा सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, ये तमाम अरब देश है जहाँ से भारत और चीन सहित दुनिया के कई देशों को कच्चे तेल की, एलपीजी की आपूर्ति होती है। भारत की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई और कतर से भारत को 95% एलपीजी आपूर्ति होती है। सऊदी अरब, यूएई और कतर एलपीजी
कच्चा तेल तो भारत कई जगह से ले रहा है, रूस से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है और दूसरे देशों से ले रहा है, सऊदी अरब से भी ले रहा है, कुवैत से, इराक से, कई देशों से। तो मतलब कम आपूर्ति कर, लेकिन एलपीजी की आपूर्ति इसी क्षेत्र से ज़्यादा हो रही है। तो ईरान ने जो कहा है कि वो फारस की खाड़ी में जो हार्मुज जल डमरू मध्य जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल दुबई के कोने में जो है वहाँ पर उसको बंद कर देगा। तो इससे जो है कच्चे तेल की और एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। फिलहाल तो अब सीज़ फायर की बात हो रही है, तो उम्मीद की जाती है कि ये नहीं होगा, लेकिन इसको लेके चिंता व्यक्त की जा रही थी। हालांकि भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास कई सप्ताह की जरूरत के लिए तेल गैस का भंडार है। भारत ने अपने कच्चे तेल के भंडार भी बना रखे हैं, आरक्षित भंडार, रणनीतिक भंडार जो संकट के समय काम आएंगे, वो भी बना रखे हैं। और उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया के अलावा भारत कई रास्ते हैं जहाँ से उसको जो है कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। तो अभी देखेंगे क्या होता है, समय के साथ स्थितियाँ कहाँ पहुँचती है। फिलहाल तो शांति की बात हो रही है, सीज़ फायर की बात हो रही है, और ये दुनिया के देशों के लिए बहुत राहत की बात होगी कि दोनों देश अगर हमला बंद कर देते हैं और आगे राजनीतिक और कूटनीति के रास्ते पर चलते हुए अपनी समस्याओं को, अपनी जो भी परेशानियों उनको दूर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।